जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक कक्षा 7 जियोग्राफी के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी क्रम में जो आज हमारा अगला चैप्टर है वो है वायु। यानी आज हम वायु के बारे में और हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल पाया जाता है उसमें भी वायु की अलग अलग परतें पाई जाती हैं उनके बारे में, और किस वायुमंडल में बादल, वर्षा, ओलावृष्टि ये होते हैं, और किस वायुमंडल से जो हमारी जो तरंगे हैं वो परावर्तित होती हैं, और जहाज कौन सी परत में से उड़ते हैं इनके बारे में, और साथ में आपको बहिर्मंडल यानी जहाँ पर बहुत ही हल्की गैसें पाई जाती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले आपको पीडीएफ रीड करके सुनाते हैं, उसे लघु में समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर अंत में आपको उसके नोट्स और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा चैप्टर वायु है। इसे हम पहले आपको पीडीएफ रीड करके सुनाएंगे, इसे लघु में समझाने की कोशिश करेंगे, और अंत में हम आपको इसके नोट्स और एमसीक्यू भी करवाएंगे। हालांकि प्री के लिहाज से नहीं है, वो अलग सीरीज़ होगी यदि ये कंप्लीट होने के पश्चात। तो पहले हम इन्हीं चैप्टरों के क्वेश्चन और नोट्स को करेंगे। जो नोट्स हैं वो एक यूपीएससी स्पिरिट के हिसाब से बनाए गए हैं, उसमें फैक्ट कॉन्सेप्ट भी लिखे गए हैं जिससे कि आपको इस चैप्टर की पूरी विषय वस्तु समझ आ जाए। तो आप अंत में नोट्स को अपने कॉपी पर उतार लेना। शुरू करते हैं इनका चैप्टर। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी एक ओर से नहीं, चारों ओर से पृथ्वी गोल है और ये चारों ओर से वायुमंडल की परतों से घिरी हुई है, एक चादर से घिरी हुई है, ये समझ लीजिए। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। क्यों है? यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है। तो जो मानव सांस ले रहा है, जो हम आज सांस ले रहे हैं, सभी जो आज इतने जानवर सांस ले रहे हैं, जो जीवित प्राणी हैं, जो सजीव हैं, वो सांस ले रहे हैं, तो वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से ले रहे हैं। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत स्थित है, जो कि पराबैंगनी, जो सूर्य पराबैंगनी जो किरणें सूर्य की तरफ से आती हैं उन्हें धरती पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचने देता, जिससे कि हमारी उन अल्ट्रावोल्टेक वो किरण जो है उनसे हमारी रक्षा होती है। क्योंकि यदि वो सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो क्या होगा कि हमें हमारी जो चमड़ी है उनसे कैंसर हो सकता है, और भी बहुत सारी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें पहुँच से और भी बहुत सारे मानवों को रोग हो सकते हैं। तो वो जो ओजोन परत है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, जो कि वायुमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप होकर जल सकते हैं। इतनी गर्मी हो जाएगी कि हम सह नहीं पाएंगे। ठीक है, एक रात के समय, और जब रात जो होगी तो क्या होगा? रात के समय ठंड से जम सकते हैं। तो आपको पता है कि जब सूर्य के विपरीत का भाग होता है पृथ्वी का, वो क्या होती है? वो रात होती है। और रात होगी तो क्या होगी? इतनी ठंड हो जाएगी हम जम ही जाएंगे, तो हम सहन नहीं पाएंगे कर पाएंगे। हमारे जो अनुकूल, हमारे जीवन के अनुकूल जो परिस्थितियाँ चाहिए वो नहीं हो पाएंगी, जिससे कि हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। अतः यह वह वायु राशि है, वायुमंडल के वायु के बारे में बोल रहे हैं, यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यदि ना हो तो दिन के समय तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम जल सकते हैं, और रात के समय इतनी ठंड हो जाएगी कि हम जम ही जाएंगे। तो यह आपको महत्व बताया गया है कि वायुमंडल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इस पैराग्राफ में। आगे चलते हैं हम। इधर देखिए, क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं। देखो, अब मैंने पिछले चैप्टर में 6th क्लास में भी आपको बताया था, जो CO2 होती है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, यह पृथ्वी पर ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा, गर्म ऊष्मा को संचित करके रखने का कार्य करती है, जिससे कि पृथ्वी पर गर्मी बनी रहे। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल कर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जो पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ रही है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस फैली हुई है, वो उस ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने दे रही है, वो उसे पकड़ कर रख रही है, यानी उसी पृथ्वी के चारों तरफ उसे घुमा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, किसको, CO2 को। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। यदि CO2 ना हो तो पृथ्वी पर जो तापमान, जो ऊष्मा जो रोककर उसने रखी हुई है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे अनुकूल रहने योग्य परिस्थितियां बन रही हैं, यदि वो CO2 नहीं हो तो जो है परिस्थितियां भी नहीं होंगी और पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। CO2 हमारे जीवन का बहुत बड़ा मतलब कि हिस्सा है। किंतु जब कारखानों में कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, देखो सीमित मात्रा तो हर चीज़ की ही अच्छी है, संतुलन बैठाना हर चीज़ में ही अच्छा है, लेकिन जब वो अति हो जाती है, जब उसकी आवश्यकता नहीं है, अति हो जाती है, तो वो हानि ही पहुंचाती है। इसी प्रकार अब कारखानों से और कार के धुएं से क्या होता है, वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, पहले तो जो संतुलन बैठाने का काम कर रही थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मानव की जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, जो वो करता है दिन प्रतिदिन, जो उसकी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है, उससे क्या हो रहा है कि कारखानों से, कार के धुएं इत्यादि से क्या हो रहा है, कार्बन CO2 का जो स्तर है वो वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, अभी एक तो वह पहले ही अपना काम वो कर ही रही है जो उसे करना है, दूसरा इसके साथ क्या हो रहा है कि हमारे द्वारा भी CO2 का स्तर बढ़ाया जा रहा है। तो एक तो वो पहले से ही हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ा कर रखती है, अब जो हम और बढ़ा देंगे स्तर तो वो और ज़्यादा तापमान बढ़ाने लग जाएगी पृथ्वी का। तो इससे क्या होगा, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब आपको ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन के कारणों का भी पता चलेगा और गहराई से कारणों का पता चला है अब आपको। ठीक है, जब कारखानों और कारों इत्यादि से निकले हुए जो धुएं में से जो CO2 का स्तर, वो CO2 की गैसों से क्या होता है, CO2 का स्तर बढ़ता जाता है, तो इससे क्या होता है, विश्व का तापमान भी बढ़ता जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। परमेश्वर ने संतुलन बिठाया हुआ है हर चीज़ का। समुद्रों में लवणीय जल कितना होना चाहिए, धरती पर यानी स्थलीय भाग पर जो हमारे झील हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, इनमें अलवणीय जल कितना होना चाहिए। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर क्या हुआ है, क्या रखा है कि बहुत से जल को जमा कर रखा हुआ है। अब जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो फिर ठंडे प्रदेश जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल जाएगी। इससे क्या होगा कि जो समुद्र का जल स्तर है ना वो ऊंचा उठ जाएगा। ऊंचा उठ जाएगा तो इसका मतलब है कि बहुत से देश जो कि बीच समुद्र में पाए जाते हैं, और बहुत सारे द्वीप है जैसे मालदीव हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये डूब जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, जो जलमग्न हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो द्वीप ही डूबे, बड़े देशों, महाद्वीपों पर भी असर पड़ेगा इससे। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इनके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे पशु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो अब संतुलन बिगड़ जाएगा इसकी वजह से, तो क्या होगा कि हमारी पृथ्वी के जो विविधता है, यानी जीव विविधता है, वो भी बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन आएगा इससे। आगे होगा आपको यहाँ तक समझ। अब आगे चलते हैं। वायुमंडल का संगठन। अब आपको वायुमंडल का परसेंट बताया गया है कि वायुमंडल में कौन सी कितने % गैस पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली 2 गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन का कम मात्रा में ही पाई जाती है। ये क्या है भी, जो बहुत कम मात्रा में ही पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, चित्र 4.1
एक में वृत्तारेख दिया गया है, जो आपको बताया है, जो लड़की पकड़ खड़ी है, जो आपको बताया यहाँ पर कि जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के परसेंट दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन कितनी परसेंट दर्शाएगी यहाँ पर? 78% दर्शाएगी है। ऑक्सीजन कितनी परसेंट दर्शाएगी है? 21% दर्शाएगी। आपको जो अनुपात याद रखना है, कई बार क्रम वाइज आ जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है वायुमंडल में, फिर उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, तो घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में ऐसे आ जाता है। कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो घुमाने के लिए इस तरह दे देते हैं, तो इसलिए आपको इसका क्रम याद रखना है। सबसे ज़्यादा परसेंट पाया जाता है नाइट्रोजन का, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम आपको आर्गन रखना है। सीधा कार्बन डाइऑक्साइड पर नहीं जाना है, आर्गन रखना है। उससे कम आर्गन और फिर उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड और फिर अन्य गैसें। ठीक है, तो जो 4 गैसें आपको याद करनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्रम आप ध्यान रखना। आगे नाइट्रोजन वायु। अब नाइट्रोजन का उपयोग बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों उपयोगी है। ऑक्सीजन तो आपका ऊपर भी महत्व बताया गया ऑक्सीजन का, अब यहाँ पर नाइट्रोजन का बताया जा रहा है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, 78% पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। इसका कोई काम नहीं है, हम सांस के साथ अंदर लेते हैं और फिर से बाहर भी निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को अपने जीवन के लिए क्या होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, वे सीधे नाइट्रोजन वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। अब हम जैसे वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं। पौधों की जड़ों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वायु से नाइट्रोजन को पहले लेते हैं, फिर इसका रूप परिवर्तन करते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके, और फिर इसका प्रयोग कौन करते हैं? पौधे करते हैं। तो पहले आपको ऊपर ऑक्सीजन के उपयोग के बारे में बताया गया, फिर आपको संख्या नंबर पर नाइट्रोजन के उपयोग के बारे में बताया गया। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ठीक है, 21% पाई जाती है। मनुष्य एवं पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अब क्या बताया जा रहा है कि जो सभी जो जीव हैं, जितने सजीव हैं जो सांस लेते हैं, वो सांस लेने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हरे पादप क्या करते हैं? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, यानी इसका संतुलन बना रहता है। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, यानी छोड़ते हैं, और मानव लेता है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अब यदि हम वृक्षों को काट दें तो इसका संतुलन भी बिगड़ जाएगा। तो हर चीज़ का संतुलन अच्छा होता है। ठीक है, उसकी अति भी ना हो और उसकी कमी भी ना हो। जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया गया, उसकी अति अच्छी नहीं है और उसकी कमी भी अच्छी नहीं है, उसका संतुलन ही ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन की ना तो ज़्यादा अति अच्छी है और ना ही कमी अच्छी, संतुलन बैठा रहे, हर चीज़ का यही का जरूरी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक तो क्या करती है, जो पृथ्वी के तापमान को संतुलित करके रखती है। ठीक है, दूसरा जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप जो इसका प्रयोग क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, हरे पौधे करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं कौन? हरे पौधे, और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। अब देखो, जो ध्यान रखना फैक्ट, मनुष्यों एवं पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, यानी वह उसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, संतुलन बैठा है, उसका प्रयोग कर लेते हैं, और इससे क्या होता है? अभी कार्बन डाइऑक्साइड की अति नहीं होती है। ठीक है, मनुष्य एवं पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे जैव संतुलन बना रहता है। परंतु जैव संतुलन कोयला एवं खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। अब देखो, एक पौधे क्या कर रहे हैं? उसको सोख रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, यानी हमारे में और पौधों में एक संबंध है। ठीक है, हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जो कि उनको अपने भोजन के लिए और हमें सांस के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। लेकिन जब मानव अपनी औद्योगिक गतिविधियां करते हुए कारखानों इत्यादि में, कल कारखानों इत्यादि में क्या करता है? अभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देता है, तो पौधों को तो इतनी चाहिए नहीं ना। पौधों को संतुलन चाहिए, वो जो बचेगी वो बस वो रहेगी, वायुमंडल में रहेगी, और इससे क्या होगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और इससे मनुष्य को ही
खतरा उत्पन्न होगा। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। कौन? कल कारखाने और खनिज कोयला, ये इससे होता है। परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। जो मौसम और जलवायु पृथ्वी पर होना चाहिए वो न होकर वो उसका जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है इसी वजह से। ठीक है। क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। अब किसी भी चीज़ को आप गर्म करो, ठीक है, वो फैलेगी, उसके कण दूर दूर होएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर उनके बीच में उष्मा का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर क्या होती है? ऊपर उठ जाती है। ठंडी वायु संघन और भारी होती है। ठीक है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्कर चलता रहता है। तो जो पवनें चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं, जो वायु चक्कर चलता है उसके बारे में बताया गया है। भी जहाँ पर सूर्य की सिद्धि करने पड़ती हैं, जैसे कि आपको पता होगा 21 जून को क्या होता है कि जो 21 जून को क्या होता है, हमारे जो उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बीचों बीच में से गुजरती है और भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, बीचों बीच में से बांटती है। ठीक है। उस पर क्या होता है 21 जून को जो किरणें है ना सूर्य की वो सिद्धि पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वह सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की तरफ झुका हुआ है तो सूर्य की सिद्धि किरण पड़ेगी तो उष्मा उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा के आसपास ज़्यादा प्राप्त होगी। इससे क्या होगा कि वहाँ का जो आसपास का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वहाँ पर क्या, वहाँ की जो वायु है वह ठंडी होकर उसमें जलवाष्प की मात्रा घट जाएगी और इससे क्या होगा कि वहाँ की जो वायु है वह हल्की होकर, ठंडी नहीं हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, जिससे कि वहाँ का जो स्थान है वह रिक्त हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगी। अब उस जगह को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध से, ठीक है, हवाएं चलेंगी। आपको पता होगा कि भारत में मानसूनी हवाएं आती हैं। ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध से या फिर ऊपर से क्या जो आसपास के उनके इलाके हैं वहाँ से ठंडी वायु जो है वो चलेगी और वो अपने साथ बहुत सारी नमी लेकर आएगी और भारत के इलाकों में बहुत सारी वर्षा करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे मैंने आपको बताया था ना अभी 4 ऋतुएं होती हैं भारत में, तो उनमें से एक होती है मानसूनी, यानी जिसमें वर्षा होती है भारतीय क्षेत्र में। तो वो क्या होता है, जब हमारे जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है तो हमारे जहाँ उपमहाद्वीप में क्या होता है कि जो गर्म होकर जो हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप का वायु का हिस्सा जो क्या होता है वो खाली हो जाता है और इसको बढ़ने के लिए समुद्री क्षेत्रों से क्या आते हैं, बहुत अधिक जलवाष्प के साथ हवाएँ आती हैं और वह भारतीय उपमहाद्वीप में भारी वर्षा करती हैं, भारी मात्रा में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं, भारी मात्रा करती हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये वायु चक्कर है। ठीक है। जहाँ पर जल की कमी हो वहाँ पर संतुलन बैठाती है ये वायु चक्कर कहलाता है। ठीक है। अब आपको बताया जाएगा वायु की संरचना। अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक आपने पीछे पढ़ा है कि पहले आपको वायुमंडल के बारे में बताया गया, वायुमंडल की परिभाषा दी गई और फिर उसमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में बताया गया। फिर आपको इधर कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व बताया गया और उसकी अधिकता से क्या हो जाएगा ये बताया गया। फिर आपको यहाँ पर वायुमंडल का संगठन बताया गया। ठीक है। उनका अनुपात बताया गया कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितने % तक पाई जाती है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर नाइट्रोजन का महत्व बताया गया कि नाइट्रोजन का प्रयोग हम तो करते नहीं है, लेकिन जो पौधे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों के द्वारा, हमारे द्वारा भी नाइट्रोजन का प्रयोग होता है लेकिन बहुत कम स्तर पर होता है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पौधों में उनको अपनी जीवन के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे कि हमें ऑक्सीजन की होती है। ठीक है। तो उनके बारे में बताया गया, वो सीधे नहीं लेते हैं, उनके जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं जो कि इसका स्वरूप परिवर्तित करते हैं और इससे उन्हें ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलती है। ऑक्सीजन का महत्व बताया गया। फिर आपका फिर कार्बन डाई और इसके संतुलन बढ़ाती है जो है इसके बारे में बताया गया है। और फिर इधर में आपको बताया गया है वायु चक्कर के बारे में। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपने समझना है वायुमंडल की संरचना कैसी है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती है। ये है, पहला सौरमंडल आएगा, फिर समताप मंडल आएगा, फिर मध्य मंडल आएगा, फिर आयनमंडल आएगा और फिर बहिर्मंडल आएगा। अब भले इसे ब्रह्म वायुमंडल बोल लो या फिर आपको इसे बहिर्मंडल बोल लो ना, या फिर ब्रह्म वायुमंडल या फिर आप इसे आयनमंडल बोल लो, एक ही बात है। लेकिन बहिर्मंडल ऊपर का क्षेत्र होता है, जैसे कि वो डायग्राम में दिखाया जा रहा है। सबसे नीचे है भाई
सौमंडल, जहाँ पर क्या हो रहा है, माउंट एवरेस्ट है, और जहाँ पर जो मौसमी गतिविधि देखिए जो बादल बने हुए हैं ये सभी होती हैं, ठीक है, ओलावृष्टि ये सभी यहाँ पर होती हैं। आगे समताप मंडल बताया गया। समताप मंडल की आपको बताया गया कि समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। फिर आपको बताया गया इसमें हवाई जहाज वगैरह इसी वायु की परत में उड़ते हैं। फिर आपको मध्य मंडल के बारे में बताया गया, ठीक है, जो आते हैं ऊपर से जो उल्कापिंड वगैरह आते हैं वो क्या होते हैं कि जो जहाँ पर आकर जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, इसी मंडल में ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपको आगे ब्रह्म मंडल, जहाँ पर आपको आयन मंडल के बारे में बताया गया, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो हमारी किरणें होती हैं, जो हमारी रेडियो जो तरंगें होती हैं वो जहाँ से परिवर्तित होती हैं और हमारे संचार के जो माध्यम है उनको बनाकर रखती है, ठीक है। फिर आपको ब्रह्मंडल बताया गया। ब्रह्मंडल में क्या होता है कि जो हल्की गैसें होती है, हीलियम इत्यादि जो गैसें होती हैं वो जहाँ पर रहती हैं, जहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है सौमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी सीमा ऊंचाई, इसकी औसत जो ऊंचाई कितनी है, वो 13 किलोमीटर है। तो इसकी औसत जो ऊंचाई ना सौमंडल की, जो पृथ्वी स्तर से लेकर क्या है, जो हमारी 13 किलोमीटर, ठीक है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और यहीं पर ऑक्सीजन मौजूद है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। तो ये घटनाएं कहाँ होती है, तो ये सभी घटनाएं सौमंडल में होती है। आगे आपको बताया गया है समताप मंडल। सौमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जो आगे आपको समताप मंडल के बारे में बताया गया। जो हमारा सौमंडल होता है वह 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और जो हमारा समताप मंडल होता है जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम सभी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ठीक है, जहाँ पर कोई मौसमी घटना नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या होती हैं, आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया चित्र में। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों, पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। अब आगे जो हमारा आता है, आगे आता है हमारा मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। तो जो आपको आंकड़ा याद रखना है, जो हमारा सौमंडल है जो 13 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, और जो हमारा समताप मंडल है जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और जो हमारा मध्य मंडल है यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो होते हैं इस परत में क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। अब आपको ब्रह्मंडल या फिर आपको वायुमंडल या फिर आपको आयनमंडल के बारे में बताया गया है। ब्रह्म वायुमंडल में क्या होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो ब्रह्मंडल से तापमान क्या होता है, एकदम से तापमान बढ़ने लगता है, यानी कि मध्य मंडल तक तो तापमान घटता है, लेकिन क्या होता है वायुमंडल में क्या होता है, अभी वायुमंडल में क्या होता है, अचानक तापमान बढ़ने लगता है, जब दाब बढ़ने लगता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो आयन मंडल बोलो भले इसे ब्रह्मंडल बोलो, एक ही बात है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह कितनी ऊंचाई पर फैला हुआ है, यह 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का प्रयोग होता है। रेडियो संचार के लिए इस परत का क्या होता है, प्रयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पूर्ण पृथ्वी पर परावर्तित की जाती हैं। तो सोच लीजिए कि हम रेडियो पर हमारी जो तरंगें होती हैं, यह क्या करती हैं, जो है परिवर्तित कितनी ऊंचाई से होती है, लगभग 400 अधिकतम। आप कम से कम आप 80 में आ सकते हो, क्योंकि 80 से ऊपर इसका जो क्रम है इसका फैलाव शुरू हो जाता है, लेकिन लगभग अधिकतम मानिए तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, इसका फैलाव होता है। और वहाँ से इतनी ज़्यादा ऊंचाई से जो रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं, तरंगें होती हैं, परत द्वारा पूर्ण पृथ्वी पर परिवर्तित होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेग से, बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ। ब्रह्मंडल सबसे बाहरला मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को ब्रह्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो इन सभी के बारे में आपको जो कि संरचना के बारे में बताया गया, वायुमंडल की संरचना आपको इसकी 5 परतें बताई गई हैं। तो इनकी 5 परतों का नाम और उनकी ऊंचाई और उनकी विशेषताएं आप ध्यान रखना है, ठीक है, 2 फैक्ट हैं इसके, और ये आप ध्यान रखना। आगे हैं मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ। अब देखो, अब मौसम की परिभाषा बताई जाएगी, जलवायु की परिभाषा बताई जाएगी, और उसमें कुछ अन्य परिभाषा भी आपको दी जाएंगी। मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, आपने 6 क्लास में पढ़ा था, और अब आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे। जलवायु क्या होता है, अभी एक क्षेत्र विशेष की कई वर्षों की या कई दशकों के अवलोकन के पश्चात
वहाँ की स्थितियों से निर्धारित जो आकलन होता है उसे कहते हैं जलवायु। भी जहाँ की जलवायु ऐसी होती है, ठीक है, यदि ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ की जलवायु गर्म होती है। हमारे भारत की जो जलवायु जो मानसूनी जलवायु है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मानसूनी मौसम ही रहता है हमारे जहाँ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। मौसम क्या होता है, मौसम दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है। सुबह बहुत क्या थी, बादल छाए हुए थे और अचानक ही फिर 2-3 घंटे बाद बहुत तेज़ धूप निकल गई और शाम को वर्षा होगी। तो ये क्या हो रहा है, अभी जो मौसम है वो परिवर्तित होता है, समय समय पर परिवर्तित होता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे मौसम कहते हैं, ठीक है। क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा, ठीक है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम क्या है, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, जैसा कि मैंने आपको साधारण भाषा में समझाया था, ठीक है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए, ना तो उन्हें ज़्यादा आर्द्र चाहिए और ना ही गर्म चाहिए मानव का। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहता है। सबसे आसान परिभाषा दी हुई है, किसी दीर्घ काल में, लंबे समय में, या कुछ दशकों के लिए, या कुछ सालों के लिए, किसी स्थान का औसत मौसम आप मौसम की परिभाषा पता चलेगी आपको। फिर आपको बताया जा रहा है औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है, ठीक है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग का केवल एक मतलब की जो पृथ्वी है वह सूर्य की पूरी ऊर्जा का सिर्फ 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। यानी पूरे सूरज के जितनी भी उसकी सीमा प्रसारित होती है चारों तरफ, उसका सिर्फ 2 अरबवां भाग हम आकलन भी नहीं कर सकते, ठीक है। सामान्य आप दिमाग से हम आकलन भी नहीं कर सकते, इतना कम हिस्सा हमें इसका प्राप्त होता है। और फिर भी यदि वायुमंडल ना हो तो वो भी हमें जला देगा। यदि वायुमंडल ना हो, वायुमंडल में ओजोन ना हो, तो पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर आएंगी और इससे क्या होगा, मनुष्य जल ही जाएगा, मनुष्य को चमड़ी का कैंसर होगा, वो सहन नहीं कर पाएगा सूर्य की किरणों को। आपको पता होगा कि जो सूर्य की जो बाहरी परत है उसका 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य की बाहरी परत का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारी पृथ्वी का कितना है, हमारी पृथ्वी का 5000 डिग्री सेल्सियस है। हमारी पृथ्वी का जो बाहरी जो परत है जिसे हम बहिर्मंडल कहते हैं, 5000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। यदि वो तापमान धरती पर आ जाए तो धरती जल ही जाए, धरती पर निवास हो ही नहीं सकता किसी सजीव का। तो जो ओजोन परत है वो बहुत बड़ा रोल निभा करती है उस अल्ट्रावायलेट की जो किरणें हैं उनको रोकने में। चलो आगे चलते हैं। आपको जहाँ तक अब इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया कि मौसम जलवायु में आपको सिर्फ मौसम की परिभाषा दी गई है, जलवायु की परिभाषा दी गई है। और जहाँ पर आपको एक फैक्ट बताया गया है कि हम सूर्य की पूरी ऊष्मा का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करते हैं, ठीक है, ऊर्जा का। आगे है तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो यहाँ पर तापमान की परिभाषा दी गई है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा क्या होती है, गर्म होती है। जहाँ पर आपको तापमापी के बारे में बताया गया, ताप को मापता है वायुदाब मापी, ठीक है, इसको नापता है, पढ़ लेना। आपतन का मतलब है कि सूर्यताप। सूर्यताप एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। जो सूर्य का ताप है, सूर्यताप एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, भी कहाँ पर कितना तापमान होगा। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है सूर्यताप कहते हैं, ठीक है।
सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अब आपको पता होगा जो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के बीचों बीच में से काटती है भूमध्य रेखा। तो यदि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी तो जहाँ तो भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी सीधी, जहाँ फिर कर्क रेखा पर पड़ेंगी सीधी, और जहाँ पर पड़ेंगी मकर रेखा पर सीधी। ठीक है, तो ध्रुवों पर तो कभी भी नहीं पड़ती। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पृथ्वी का ऊपरला हिस्सा सूर्य की तरफ झुक जाए, तो जहाँ फिर नीचे का जो हिस्सा है वो सूर्य की तरफ झुक जाए, ऐसा नहीं होता है। उत्तरी गोलार्ध झुकता है जहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध झुकता है, यानी जहाँ तो कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, या फिर मकर रेखा पर। ऐसा इसलिए इससे क्या होता है, अभी जो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, जहाँ पर हमेशा सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, यही कारण जहाँ बताया गया है कि ध्रुवों सूर्य तप की जो मात्रा होती है जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ना कि बढ़ती है, कभी नहीं बढ़ती है, घटती है हमेशा। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है, ऊपर आपको पता है कि बर्फ़ जमी है, दक्षिण ध्रुव पर भी बहुत बर्फ़ जमी हुई है और उत्तरी ध्रुव पर भी बहुत बर्फ़ जमी हुई है। तो इसी यही कारण है इसका। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का आपको जहाँ आंसर दिया हुआ है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि जहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी जो सड़कें होती हैं एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। रात के समय ऊष्मा मुक्त हो जाती है, सुबह ठंडा माहौल होता है, लेकिन दिन के समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जहाँ पर आपको एक फैक्ट बताया गया, क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था, उसके नाम पर इसका नाम डिग्री सेल्सियस रखा गया है। एडर्स सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, उबलता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रख लेना। एडर्स सेल्सियस ने डिग्री जो सेल्सियस है इसका आविष्कार किया था। ठीक है, आगे है भी वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन ज़्यादातर चले, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है, हम इसका अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, और इससे क्या होता है, संतुलन बैठता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु दाब की परिभाषा दी गई है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है वही क्या कहलाता है, वही वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से घिरने लगता है, क्योंकि वायु का कोई चीज़ है उस पर हम वायु है तो उसका सबसे ज़्यादा दाब तो निचले स्तर पर ही होगा ना। तो यही कारण है कि वायुमंडल में ऊपर की ओर, जब हम ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है कि दाब तेजी से घिरने लगता है, यानी घटने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है क्योंकि वहाँ पर नमी रहती है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यदि जहाँ पर ज़्यादा ताप है तो वहाँ की वायु में क्या होगी, जलवाष्प कम हो जाएगी और वहाँ पर वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निम्नलिखित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, यानी आर्द्र होकर या जलवाष्पित होकर उच्च वायु दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर गमन करती है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। वहाँ वायु नहीं है तो वायु दाब कहाँ से आ जाएगा। अंतरिक्ष यात्री अब जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त जो शिराएँ हैं वो फट सकती हैं।
यदि वो इस पोशाक को नहीं पहने तो इस पोशाक को इसलिए पहनते हैं ताकि उस वायु के द्वारा उन तरफ चारों तरफ से क्या डाला जाए, वायु के द्वारा दबाव डाला जाए, जिससे कि वो जब उसके शरीर से विपरीत दबाव पड़े तो उसका जो संतुलन जैसे पृथ्वी पर बनता है वैसा ही वहाँ बन जाए। लेकिन जब वो नहीं पहनते तो जो उसके शरीर होता है उसके द्वारा आसपास क्या होता है, दबाव, विपरीत दबाव पड़ता है। लेकिन वायु की तरफ से दबाव नहीं पड़ता। वायु की तरफ दबाव नहीं पड़ने से क्या होगा, उसकी नसें, रक्त शिराएँ फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। ठीक है, आगे है पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन की परिभाषा है, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत दबाव पड़ता है उसका। और 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया। इधर देखते हैं, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन पश्चिमी या पछुआ पवन कहलाती है, या फिर उन्हें कहते हैं। स्थायी पवनें बताई गई हैं पहले। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो देख लीजिए चित्र में, ये जो व्यापारिक पवनें हैं पूर्वी पश्चिमी, ये लगातार बहती हैं। ये क्या है, ये लगातार बहती हैं पूरे वर्ष भर। फिर आपको मौसमी पवनें बताई गई हैं। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, तो जो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इस हिस्से से मानसूनी हवाएं आती हैं। तो इससे क्या होता है भी, इससे हमारा जो इसकी जो मौसमी पवनें होती हैं जो बदलती रहती है, अलग अलग उपमहाद्वीप में अलग अलग होती हैं। जैसे कि भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें क्या होती हैं भी, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। तो ये स्थानीय पवन है, ठीक है, जैसे कि भारत में चलती थी। अब आपको बताया जा रहा है आगे चक्रवात के बारे में। चक्रवात प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा हमेशा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। उड़ीसा राज्य के 5 जिलों में क्या है, चक्रवात आया। कब आया? 17-18 अक्टूबर 1999 को, ठीक है। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया। 29 अक्टूबर को एक अन्य आया उसी महीने में, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रतिकर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तो 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक जब पवन चलती रही, 260 किलोमीटर प्रति घंटे क्या थी इसकी रफ्तार थी। और जब कब आया था चक्रवात? 17-18 अक्टूबर 1999 में गया था। और दूसरा जो महाचक्रवात आया था उसी मंथ में आया था, वो 29 अक्टूबर 1999 को आया था। और इसकी रफ्तार कितनी थी? इसकी रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये 36 घंटे तक जो है बहुत वेग से चलती रही थी। त्रिवेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया था और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया था। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई थी। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई थी। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। ठीक है, पवन आएंगे जो साथ में, वो अपने साथ जलवाष्प भी लाएगी और इसके साथ क्या होगा, बहुत सारी मूसलाधार वर्षा भी होगी। ठीक है, इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई थी। अब नदियों में पानी का जलस्तर है वो बहुत बढ़ गया और इससे क्या होगी, बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। ठीक है, जो ज्वारीय तरंगें थी वो 20 किलोमीटर तक स्थल पर आ गई। ठीक है, और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, यानी बहुत बड़े स्तर पर तबाही हुई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। तो आपको पता होगा जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है,
इंडोनेशिया का पूर्वी और इधर जो जापान आदि पड़ते हैं, इसमें क्या है, जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं। वो रिंग फायर रिंग का इलाका है वो, वहाँ पर बहुत अधिक चक्रवात आते हैं, वह भूकंप आते हैं, यानी वहाँ पर ज्वालामुखी बहुत फटते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। उत्तर पश्चिमी दिशा में भारत भी पड़ता है। ठीक है, गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। जो 29 अक्टूबर को चक्रवात आया था, जो 25 अक्टूबर को शुरू हुआ था, क्या होता है, पोर्ट ब्लेयर के निकट जो थाईलैंड पड़ता है की खाड़ी में अवधाव के कारण उत्पन्न हुआ था। इस चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बाली कुड्डा के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, जो उनकी राजधानी है, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत होगी। धान, सब्जियां, फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रतिकर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया, उसकी उपजाऊता कम होगी। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल भी लुप्त ही हो गए। ठीक है, तो बहुत बड़े स्तर पर तबाही हुई थी भाई। जो 18 अक्टूबर को 1999 का आया था, जो तो थोड़े कम स्तर पर था, लेकिन जो 29 अक्टूबर को जो चक्रवात आया था उड़ीसा में, जो बहुत बड़े स्तर पर था। आगे है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, जब जल पृथ्वी में विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, यानी जलवाष्प बन के उठता है, वाष्प बन के उठता है, तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, भले ही वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वह आर्द्रता कहलाती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो क्या होता है, ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है मध्यमंडल तक क्या होता है कि तापमान बढ़ता है, जो हमारा जो तापमान है वो घटता ही है, ठंडी होती है, लेकिन जो मध्यमंडल से ऊपर क्या होता है, अचानक आयनमंडल से तापमान तीव्रता से बढ़ने लगता है। तो आज हमारे तो जहाँ सिर्फ सौरमंडल तक की बात हो रही है, तो तापमान क्या होगा, ऊपर जाने पर घटेगा। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह है। बहुत सी जल बूंदें जब मिल जाती हैं, समूह बन जाता है, तो उनसे बादल बन जाता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, ठीक है, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, यानी इससे क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संगठित हो जाती है। वायु के गतिमान न होने की स्थिति में यह संगठित नमी, क्योंकि उनको पता होगा कि जो हमारे हवाई जहाज हैं जो उड़ते क्या हैं, कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो जो है हमारे समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में क्या होता है, कोई हवा नहीं चलता, वहाँ का मौसम सीधा होता है। ठीक है, वहाँ का मौसम शांत होता है। तो वहाँ पर यदि हवाई जहाज से कोई पीछे के धुआं छोड़ा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो बहुत देर तक दिखाई देता रहता है, वो संगठित हो जाता है। तो इसके इंजनों से निकली नमी संगठित हो जाती है और वायु के गतिमान रहने की स्थिति में यह संगठित नहीं, नमी कुछ देर तक इनसे जो निकलती है ना, पीछे जो ईंधन का जो निकलता है विशिष्ट, उससे होती है, वो पीछे दिखाई देती रहती है, तक पथ के रूप में दिखाई देती रहती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। ठीक है, जब वहाँ के बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। संवहनीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, जैसे कि आपको बताया गया। इधर गर्म वायु, इधर ठंडी वायु। गर्म वायु ऊपर उठ रही है और ठंडी वायु इधर से आ रही है, क्योंकि जो खाली स्थान जो इसका है, जो रिक्त स्थान जो है, उसको भरने आ रही है, तो तब होती है चक्रवाती वर्षा। ठीक है, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब
बादल बादल आ रहा है, बादल के रास्ते में बहुत बड़ी पहाड़ जहाँ पर कुछ आ गई, तो वहाँ पर रुकावट की वजह से वहाँ पर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, ठीक है। और जहाँ पर क्या होती है, वायु है ऊपर उठती है, यहाँ पर भी वायु क्या होती है, ऊपर उठती है। फिर आपको आगे गर्म वायु के बारे में बताया गया, जो ऊपर उठती है, और जैसमानी वर्षा होती है ऊपर उठती है, और ठंडी हवा क्या आती है, नीचे आती है। गर्म जो है उष्मा ऊपर उठेगी, और ऊपर से ठंडी यानी वर्षा के रूप में क्या आ जाएगी, बारिश हो जाएगी, ठीक है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा नहीं होती तो बाढ़, यदि वर्षा अधिक होती है तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप में हिम सहित वर्षीय ओला है, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये बेसिक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल क्या है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना हुआ है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गैस ग्रह प्रभाव पैदा करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मौसम किसे कहते हैं, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। वर्षा के 3 प्रकार बताइए, सवहनी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो ओजोन बताती है, मैंने आपको बताया था। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, सौरमंडल है, सबसे नीचे की, जिसमें जीवन है। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, तो समतापमंडल बादल विहीन होती है। वायुमंडल परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दबाव क्या होता है, घटता है, ना कि बढ़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे वर्षा कहते हैं। निम्नलिखित स्तरों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। तो जो पहले का है वो क्या है, गैस है, यानी व्यापारिक पवनें होती है, जो स्थायी पवनें होती हैं। और जो हमारी लू होती है जो है स्थानीय पवन होती है। और जो हमारी मानसून होती है जो है मौसमी वर्ष पवन होती है। और जो हमारी पवन होती है जो है पवन की क्षैतिज गति होती है, ठीक है। कारण बताइए, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि भाई उष्मा कम प्राप्त हो रही है, उस क्षेत्र में उष्मा कम प्राप्त होगी, तो वहाँ का कोई भी क्षेत्र है, कोई भी तरह की चीज़ है, उसमें से जलवाष्प निकलने में टाइम लगेगा, ठीक है। यही कारण है, पढ़ लेना इसे आप। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है, क्यों घटती है, तो भैया आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर या फिर उत्तरी ध्रुव के उत्तरी जो गोलार्ध है उसके कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर ही सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर तो सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, और इससे क्या होगा, इसका तापमान घटता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, तो जो है मैंने आपको कारण पीछे बताया था, अब आप खोज करके पढ़ लेना। वैश्विक उष्ण ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो जो भी आपको कारण बताया गया पीछे। ओजोन गैस किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यदि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर ओजोन परत के बिना सीधे प्रत्यक्ष रूप से धरती पर पहुंचे तो इससे मानव का निवास ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारे मनुष्य को चमड़ी का कैंसर रोग हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ भी बहुत सारे रोग हो जाएंगे, तो इससे मानव का जो जीवित रहना वो मुश्किल हो जाएगा। वायुमंडल की 5 परतों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं। आयनमंडल की परत का एक भाग है, किसका भाग है, ब्रह्मंडल की का एक भाग है, ठीक है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। अब हम आगे इसके नोट्स कंप्लीट करते हैं। ये हमारे नोट्स हैं। चैप्टर 4 वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वह वायु राशि है जिनसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संगठन, तो वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 0.93% क्या है, ऑर्गन है, और अन्य सभी क्या है, 0.04% क्या है, अन्य गैसें हैं। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य सभी गैसें 0.04% है। पौधों को अपनी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन वह सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा पौधों की जड़ों में रहने वाले कुछ जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदलते हैं, जैसे एडोजोटोबैक्टर। आप कर सकते हैं, जी आप नाम लिख लेना, ठीक है। मनुष्य तथा पशु श्वास लेने में वायु से O2 प्राप्त करते हैं, जैसे CO2 नहीं, जो ब्रैकेट में लिखा है O2 है, यानी ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में CO2 का प्रयोग करते हैं तथा O2 देते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है।
किंतु जब कारखानों तथा कार के धुएं से वायुमंडल में इनका स्तर बढ़ता है, CO2 का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे है वायुमंडल की संरचना। यह 5 भागों में विभाजित है: सौमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, ब्रह्ममंडल या बहिर्मंडल। सौमंडल, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। समतापमंडल, आगे समतापमंडल के बारे में बताया गया। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों तथा मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, अतः जहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसमें ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों यानी यूवी किरणों को क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आगे मध्यमंडल, तीसरी परत है, भी ऊंचाई इसकी 80 किलोमीटर होती है लगभग। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ब्रह्मंडल या फिर आयनमंडल, ऊंचाई इसकी क्या होती है, अभी 80 से 400 किलोमीटर होती है। रेडियो संचार के लिए इस परत का प्रयोग किया जाता है। अब बहिर्मंडल के बारे में बताया गया। यह वायु की पतली परत होती है, जहाँ हल्की गैस जैसे हीलियम तथा हाइड्रोजन आदि पाए जाते हैं। आगे है मौसम एवं जलवायु। मौसम, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहते हैं, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का केवल एक भाग यानी 2 अरबवां ही प्राप्त कर पाती है। ठीक है, और अब आपको कारक बता दे रहे हैं। तापमान, कारक हैं जी, पहला तापमान है। जिस तापमान का अनुभव हम करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायुमंडल तापमान केवल दिन रात में ही नहीं बदलता, जो है ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। नोट, वात दिक्कर्षिक है भी पवन की दिशा दर्शाता है। आपतन यानी सूर्यतप, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। आतपन या फिर आप सूर्यतप, इसे सूर्यतप कहेंगे या फिर आतपन कहेंगे। ठीक है, कहलाती है। आतपन यानी सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। मैंने आपको कारण बताया हुआ पीछे। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु तथा कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। अब आपको वायुदाब के बारे में बताया जा रहा है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायु में ऊपर की ओर जाने पर वायु तेजी से घिरने लगता है। ठीक है, दाब तेजी से गिरने लगता है तथा समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब वायु बादल युक्त आकाश तथा एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। आगे पवन के बारे में बताया। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवनों को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा गया। स्थानीय पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, स्थायी पवनें हैं। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की गति उत्तर पूर्व की ओर होती है और से दक्षिण पश्चिम होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, जो व्यापारिक पवनों की जो गति होती है उत्तरी पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम होती है। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की गति होती है दक्षिण पूर्व से लेकर, कहाँ से लेकर, दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर होती है। तो ये आपको स्थिति ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना है। आगे है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, ठीक है, ये होती है मौसमी पवनें। आगे है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। आगे है आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता आपको ध्यान रखना है, आर्द्रता यह बता दी गई है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है तथा यह अधिक आर्द्र हो जाती है।
जब जलवाष्प ऊपर उठकर संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं तो बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है तथा भारी बूंदें न तैरने के वजह से वर्षा के रूप में धरती पर आ जाती हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण वर्षा कहलाते हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती है भाई, ठीक है, जो नीचे लिखी हुई है। स्वाहिनी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, चक्रवर्ती वर्षा होती है। नोट में लिखे हैं वर्षा के दूसरे रूप में हिम सहित वृष्टि तथा ओला है। तो इस तरह आज के हमारा चैप्टर खत्म होता है। आज हमने वायु के विभिन्न रूपों, उनके संगठन और पवन की विभिन्न प्रकार, वर्षा, आर्द्रता, वायु दाब, ठीक है, इनके बारे में जाना। और एक हमने जो 17 अक्टूबर 1999 को 29 अक्टूबर 1999 को जो हमारे चक्रवात आया था उड़ीसा आदि के क्षेत्र में, आदि इलाके में, उसके बारे में जाना। तो आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस नोट्स को आप अपने कॉपी पर उतार लें ताकि आपको इस चैप्टर की पूरी विषय वस्तु समझ आ जाए। तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।